नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। आप जानते हैं कि आपके परीक्षा के संभावित प्रश्नों की सीरीज आपके चैनल पे चल रहा है। प्रश्न हम वो लेकर आए हैं जो व्यक्ति सीटेट एग्ज़ाम में असफल हुए हैं तो उनके लिए हम पेडागॉजी के प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें मनोविज्ञान के भी प्रश्न होंगे, जीवन कौशल के प्रश्न होंगे, शिक्षण कौशल के प्रश्न होंगे। तो अगर मनोविज्ञान के साथ साथ शिक्षण का और जीवन कौशल का भी एडिंग कर दिया जाएगा तो ये आपके सुपर टेट को भी हेल्प करेगा और साथ में सीटेट को तो हेल्प करेगा ही करेगा। तो आप बस ध्यान से आपको वीडियो को अंत तक वॉच करना है, बहुत कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है। और चैनल पे अगर आप नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। खैर, चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्या क्वेश्चन है? कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन से शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है? ऑप्शन नंबर ए कहता है व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर बी कहता है सृजनात्मक क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर सी कहता है समूह विधि और ऑप्शन नंबर डी कहता है प्रयोगशाला विधि। क्या लगता है आपको इसका सही उत्तर? एक एक ऑप्शन को चर्चा करते हैं। जो व्याख्यान विधि होती है वो उच्चतर स्तर के बच्चों के लिए होता है, समझ रहे हैं बात को आप। और सृजनात्मक क्रियाकलाप में भी सही हो सकता है, समूह विधि, ठीक है, और प्रयोगशाला विधि। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर आपको लग रहा है? आपके हिसाब से क्या सही हो सकता है? जी हाँ, इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा शिक्षण का सबसे बेहतर विधि जो है वो है समूह विधि। लेकिन आपकी किताब में जो उत्तर दिया गया है वो व्याख्यान विधि को दे रहे हैं, लेकिन इसका सही उत्तर जो होगा वो समूह विधि होगा। क्योंकि व्याख्यान विधि जो होता है, व्याख्या क्लास 3 के बच्चे को उतना व्याख्या नहीं समझ आता है, क्योंकि प्राथमिक लेवल का बच्चा है, उतना व्याख्यान यहाँ मायने नहीं रखता है। व्याख्यान 6 से 8 वाले बच्चों के लिए भी चल सकता है, लेकिन क्लास 1 से 5 तक के बच्चों के लिए व्याख्यान मायने नहीं रखता है। समूह विधि में वो अंतःक्रिया करके ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकता है। तो आपको उसी ऑप्शन को टिक करना है जो बिल्कुल राइट हो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत आयोजन, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक व राजनीतिक भिन्नता और तीसरा ऑप्शन है व्यवहार परिवर्तन और चौथा ऑप्शन है विशेष बड़े रोजगार के लिए तैयार करना। तो कौन सा उत्तर इसमें सही होगा आपको ये चीज़ बताना है कि कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचानना चाहिए, व्यक्तिगत आयोजन के रूप में या सामाजिक व राजनीतिक भिन्नता के रूप में या व्यवहार परिवर्तन के रूप में या ये रोजगार के लिए तैयार किया जाए। जी हाँ, आइए एक एक ऑप्शन पे हम चर्चा कर लेते हैं। पहली बात, जो कक्षा में शिक्षण होता है उसमें जो अधिगम कराया जाए, क्या वो सामाजिक और राजनीतिक भिन्नता के लिए हो? राजनीति के लिए? जी नहीं। व्यवहार में परिवर्तन के लिए हो सकता है, लेकिन अगर आप शिक्षण वहाँ पे कर रहे हो, अधिगम कराया जा रहा है, तो वो आपके मानसिक स्तर को ठीक करने के लिए, आपके ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कराया जा रहा है। रोजगार को देख के पढ़ाया जाए ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत जो आयोजन ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या होता है कि ये हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उसका मानसिक और शारीरिक, अरे कहते नहीं, एक बात होता है कि सर्वांगीण विकास होता है तभी जब आप पूर्ण रूप से किसी चीज़ को सीखते हो। शिक्षा अगर ठीक से प्राप्त करोगे, ज्ञान आपको बेहतर होगा, तो आप हर चीज़ को बेहतर ढंग से समझ पाओगे। तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या क्वेश्चन है? आपकी स्क्रीन के सामने है। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, ऑप्शन नंबर बी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, ऑप्शन नंबर सी कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न पत्र तैयार करना। क्या लगता है एक शिक्षक जो क्लास में पढ़ाता है उसकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या वो विद्यार्थियों से गृह कार्य करवाए
जी नहीं, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। गृह कार्य करवाना बिल्कुल सही नहीं है। अनुशासन बनाए रखना ठीक है, पर ये निगेटिव माना जाता है। प्रश्न पत्र तैयार करवाना तो बिल्कुल सही नहीं होगा, लेकिन शिक्षण के जो अधिगम की प्रक्रिया हो वो आनंदप्रद हो। आनंदप्रद का मतलब ये होता है कि शिक्षण में अधिगम को, यानी शिक्षण जब क्लास में चल रहा हो तो अधिगम को कुछ इस तरह से कराया जाए कि रुचिकर हो, इससे बच्चा बोर ना हो। अगर बोर होगा, वो बोर हो रहा है आपकी बातों से, डेट मीन्स आप शिक्षण की उचित उपागम का प्रयोग नहीं कर रहे हो। तो ये ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, इसका ऑप्शन भी सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने दिया? आपको इसका उत्तर करना है। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने दिया? क्या जुड ने दिया, या राइस ने दिया, या वुंट ने दिया, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, इसका सही जवाब आपका होगा जो वुंट थे, विलियम वुंट, वो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। आपके अनुसार शिक्षण क्या है? क्या शिक्षण एक प्रक्रिया है? क्या शिक्षण एक कला है? क्या शिक्षण एक कौशल है? या बी और सी दोनों सही है? देखो भाई, प्रक्रिया जानते हो क्या है? प्रक्रिया का मतलब होता है प्रोसेस। तो शिक्षण कोई प्रोसेस नहीं होता भाई। पढ़ाना एक कला होता है, और पढ़ाना कला के साथ साथ कला उसी में होगा, पढ़ाने की कला जिसके पास स्किल होगा, टैलेंट होगा, ज्ञान होगा, वही तो पढ़ा पाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो वाला बिल्कुल सही होगा, यानी कि शिक्षण एक कला और एक कौशल है। और अगर कला, अगर वास्तव में पूछे कला क्या है, तो कला एक चलती हुई छाया है। कला हमारे साथ चलती हुई एक छाया होती है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिस व्यक्ति में स्किल, कला होगा तो कला होगा तो स्किल भी होगा, यानी कौशल भी होगा। तो बी और सी दोनों जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलेंगे ऑप्शन नंबर सी। जबरदस्त लेवल के प्रश्न आपके बीच में लाए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। अच्छी बात है। दूसरा, शिक्षण का एक विशेष तरीका जिसे सभी बालक सीख सकें। ठीक है। कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना। शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना। ऐसा कुछ नहीं है। समावेशी शिक्षा यह कहता है कि एक ही स्थान पर सबको समान प्रकार की शिक्षा दी जाए, चाहे वो बच्चा पढ़ने में तेज हो या पढ़ने में बहुत धीमा हो। उन सभी बच्चों को एक ही क्लास में एक ही समान शिक्षा सबको दी जाए। तो नियमित विद्यालय में सभी प्रकार के बालकों को बिना भेदभाव के स्वागत करिए, बिना भेदभाव को उनको पढ़ाइए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विशेष तरीका और ये कोई सही उत्तर नहीं होता। कड़ी दाखिल प्रक्रिया ये गलत है, और विशेष विद्यालय ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब, शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है, बताइए कब प्रभावी होता है? शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी कब होता है? जब विद्यार्थी, आगे मिसप्रिंट है, जब विद्यार्थी विषय में रुचि लेता हो। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को विषय का गहन ज्ञान हो, तब अधिक प्रभावी होगा। सही है, ठीक है। विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। जी हाँ। और ऑप्शन नंबर डी, एक ही वस्तु को, विषय वस्तु को बार बार दोहराया जाए। जी नहीं, रटाना तो बिल्कुल नहीं है। ज्ञान होना बच्चा जरूरी है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप ही शिक्षा दिया जाए। जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हो, तो जिस लेवल के आईक्यू लेवल के बच्चे आपके क्लास में हैं, उनकी आईक्यू लेवल को, उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर ही आप क्लास में पढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि अगर बहुत तेज बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग चलिए, नहीं, मीडियम लेवल पर पकड़िए कि जो कम तेज बच्चा है उसको भी समझ में आए, और जो अधिक तेज बच्चा है वो भी समायोजित रूप से वो भी साथ साथ में चलता रहे।
तो मीडियम लेवल यानी बीच का रास्ता आप अपनाइए। तो विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप ही शिक्षा दी जाए, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं समझ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उस चीज़ को कवर करेंगे। आपके नाम के साथ आपका नाम भी लिया जाएगा, सबसे पहला प्रश्न भी वो रखा जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा अगर कोई बात आपको डाउट्स लगता है, नहीं समझ आता है तो। चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए कहता है उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वो बुद्धिमान है। क्या करेंगे? तो आप अच्छे से जान गए हैं, उसके पास संतुष्ट कभी नहीं रहना चाहिए। एक टीचर को गृह कार्य ही देना बंद कर दोगे तो उसका उसी दिन क्षय होना शुरू हो जाएगा। वह जैसे प्रगति कर सके उसी तरह से उसे अनुप्रेरित करो, यानी वो कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, उसे और आगे बढ़ाने के लिए उसे प्रोत्साहित करते रहिए, उसे प्रोत्साहन देते रहिए। यही वजह है कि आज के स्कूलों में और कल के स्कूलों में बड़ा पहले के स्कूलों में वही फ़र्क है। जो पहले के स्कूल हुआ करते थे वहाँ पे बच्चों को उतना ट्यूशन या कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वहाँ पे टीचर्स खुद इतना ज़्यादा प्रोत्साहन करते थे कि बच्चा स्वयं से ही इतना प्रोत्साहित होकर चीज़ों को सीखता था, सेल्फ स्टडी से बहुत कुछ प्राप्त करता था। लेकिन आज का शिक्षा क्या है? बच्चा पूर्ण रूप से क्या है, शिक्षक या ट्यूशन टीचर पे या कोचिंग्स पर डिपेंड हो गए हैं। क्योंकि अब होता क्या है कि ट्यूशन हो या कोचिंग हो, आप डिपेंडेंट हो जाते हो, आपकी मानसिक दफा जो है बंद जाती है, और आप जब सेल्फ स्टडी करते हो तो आप स्वतंत्र रूप से सीखते हो। लेकिन सेल्फ स्टडी में इस बात का ध्यान रहे कि आपका अपना अच्छा बुरा का ज्ञान जरूर हो, कि किस तरह से आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। खैर, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या किया जाए? कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन किया जाए। उत्तर तो यही आपको मिल गया है। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त लेवल का प्रश्न है। आप क्या करेंगे इसके लिए? तो पहली चीज़, इसमें तो लगभग एक को यानी ऑप्शन नंबर 1 को छोड़ दिया जाए तो लगभग सब सही लग रहा है। पहला, कक्षा चर्चा में भाग लेने प्रोत्साहित कीजिए, जी हाँ बिल्कुल ये भी सही है। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, ये भी सही है। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, ये भी सही है। लेकिन सीटेट का यही विशेष खास बात होती है। और याद रखो, जब मैं सीटेट का नाम लूँ समझ जाओ कि सुपर टेट का नाम हो रहा है। क्योंकि सुपर टेट में 10 नंबर का फिक्शन का फल, 10 नंबर का जीवन का फल आना है, तो फिक्शन का पार्ट यहीं से कवर होना। जिसका फिटेट ठीक है उसका सुपर टेट भी ठीक होगा। 110% मान कर चलो। इसीलिए कहता हूँ कि ये वही चैनल है जहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट बातें मिलेंगी, बिना मतलब की कोई बातें नहीं मिलेंगी। सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगा, बस आपको पॉइंट टू पॉइंट और बातों को ध्यान से सुनते जाना है। क्या कहा गया? कक्षा चर्चा में भाग लेने के प्रोत्साहित, ठीक है। लेकिन जो सी वाला ऑप्शन कहता है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। आपने एक दिन प्रोत्साहित कर दिया, कल आपने उसको प्रोत्साहन नहीं दिया। हफ्ते में 2-3 बार तो प्रोत्साहन देते रहिए ना, इससे बच्चा एकदम खुल जाएगा और वो आगे बढ़ जाएगा। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए उसे प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिभाशाली होने का क्या संकेत है? विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन या कौतूहल। यहाँ पे निगेटिव आंसर करना है, सॉरी। प्रतिभाशाली होने का संकेत इनमें से कौन सा नहीं है? तो दूसरों के साथ लड़ना। अब इसमें क्या एक्सप्लेन करें हम आपको? ये तो नेगेटिव आंसर है, दूसरों के साथ लड़ोगे, ये कैसी प्रतिभा है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? पहला है विभेदीकरण, दूसरा है स्मृति स्तर, तीसरा है चिंतनशील स्तर और चौथा है समझ स्तर। जी हाँ बिल्कुल। एक बात बताइए, शिक्षण अगर आप करवा रहे हो, अधिगम करा रहे हो, तो क्या आप विभेद करोगे, भेदभाव करोगे? बताइए। निगेटिव उत्तर करना है तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा।
ये सब तो सही उत्तर हैं, लेकिन कह रहा है कौन सा उत्तर सही नहीं है, तो विभेदीकरण सही नहीं है, भेदभाव नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विकास का सिर से पैर की ओर फिरा पदाभिमुख यानी सिफेलोकाउडल यानी सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि क्या व्याख्या करता है, व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, या ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है सिर से पैर की ओर। जिसे इंग्लिश में पूछा जाता है सिफेलोकाउडल का सिद्धांत क्या व्याख्या करता है, तो कहता है कि विकास भैया सिर से पैर की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी, और काफ़ी आईएमपी भी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ रहे हैं बात को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सार्थक अधिगम है। सार्थक अधिगम क्या है? निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचना का सक्रिय निर्माण। जी हाँ, ये बिल्कुल सही उत्तर है, लेकिन और भी देख लेते हैं। उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य। तीसरा, वयस्कों और अधिगम, हालांकि वयस्कों प्रिंटिंग मिस्टेक है, वयस्कों और अधिगम सक्षम साथियों का अनुकरण, दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। जहाँ पे अपने अनुभवों और फिर ज्ञान की रचना का सक्रिय निर्माण किया जाए तो जान लो वही सार्थक अधिगम होगा, कि भाई अपने अनुभव पे ज्ञान की रचना का आप एकदम सक्रिय निर्माण करिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव मूल्य है, तो मानव मूल्य क्या है? सही आचरण, शांति, बताइए, या सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आप करना है, मानव मूल्य क्या है? सही आचरण, शांति, या सभी। जी हाँ, ये सभी इसके उत्तर होंगे। मानव मूल्य में आचरण भी सही होना चाहिए, शांति भी होनी चाहिए और सत्य भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन आपके सामने है। विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति का संरक्षण, संरक्षण का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण, या सभी। तो क्या इसका सही उत्तर होगा आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है? विद्यालय का कार्य क्या? भाई विद्यालय का कार्य होता है कि वो संस्कृतियों को संरक्षित करे, संस्कृतियों को जिंदा बनाए रखे, संस्कृत के नए प्रतिरूपों का निर्माण भी करे, और क्या कमियां हैं उनको परिष्करण भी करे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रभावी नेतृत्व का गुण है, तो प्रभावी नेतृत्व क्या होता है? शारीरिक गुण, आत्मविश्वास, सामाजिकता, या उपर्युक्त सभी। तो जो प्रभावी नेतृत्व होता है, अगर आपके अंदर नेतृत्व का भाव होगा तो शारीरिक गुण भी ठीक हो, आत्मविश्वास भी हो और सामाजिकता हो। अगर तीनों चीज नहीं तो नेतृत्व तो आप नहीं कर सकते। अरे भाई, जो नेता होता है उसके अंदर क्या होता है? कॉन्फिडेंस भी होता है, सामाजिकता भी होती है और शरीर भी ठीक ठाक होता है। शारीरिक गुण का मतलब, शारीरिक गुण का मतलब यहाँ पे सारी बातें हो सकती, उसके हाव भाव, उसके बोलने का तरीका, वाक्पटुता, मतलब हर चीजें ठीक ठाक हो। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति क्या उत्पन्न करेगा? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा करेगा, विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या बनाएगा, अध्यापक में कुंठा करेगा, या सीखने के समृद्ध संसाधन के रूप में ये काम करेगा। जी हाँ, अगर कोई भी बच्चा बहुभाषी विद्यार्थी है तो ये आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि है, यानी सीखने का एक समृद्ध संसाधन आपको मिला, कोई बाधा नहीं है। आप मान के चलिए, अगर ये आपकी कक्षा में बहुत सी प्रकार की भाषाओं को जानने वाला बच्चा है तो ये आप उसको अपनी उपलब्धि मानेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो ये सीखने के समृद्ध संसाधन है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरस्कार किस रूप में कार्य करता है? प्रेरक बल के रूप में, अभिप्रेरण के रूप में, प्रशंसा के रूप में, या सभी। बताइए क्या सही उत्तर इसका होगा? पुरस्कार प्रेरक, क्या जिससे आपको पुरस्कार मिलता है तो क्या लगता है? ये प्रेरित भी करता है, अंदर से आप प्रेरित करेगा, प्रशंसा के रूप में भी होता है। जी हाँ, सही, सभी उत्तर सही हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आप में इसमें आपको कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया?
जी हाँ, मैं कई बार बता चुका हूँ। संबंधवाद का सिद्धांत, जिसे आप यसार थ्योरी कहते हो, यसार थ्योरी का मतलब होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, SR, यानी संबंधवाद का सिद्धांत, यानी उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, अधिगम का बंध का सिद्धांत, त्रुटि व प्रयास का सिद्धांत। ठीक है, ये सारे एक ही नाम हैं, एक ही सिद्धांत हैं। और इसको किसने दिया था? इसको थॉर्नडाइक ने दिया था। और इसी को पलट के RS लिख दो तो वो हो जाएगा स्किनर का सिद्धांत। समझ गए बात? और पावलाव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आई थिंक आप बात समझ पा रहे हैं। तो संबंधवाद का सिद्धांत जो था यह थॉर्नडाइक ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। और संबंधवाद क्यों कहा गया मैं आपको ये भी बताता हूँ। क्योंकि बिल्ली पिंजड़े में थी और बिल्ली के सामने क्या था? रोटी का टुकड़ा रखा है। तो बिल्ली का बार बार कूदने से उसके पंजे और खटके पर पैर का लगना, तो बार बार, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उसका पंजा खटके पे सही जगह लगा और दरवाजा खुल गया। लेकिन उस बिल्ली का खटके पर पैर का बार बार पड़ने के कारण खटका और पैर के बीच में एक संबंध स्थापित हो गया, इसलिए इसको संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा गया। और चूंकि बार बार त्रुटि और प्रयास हो रहा था, इसलिए त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत भी कहा गया। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए इसे उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया भी वो कर रही, इसलिए उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा गया। एसआर थ्योरी तो आप इंग्लिश में कहते ही हो, स्टिमुलस ऑफ रिस्पॉन्स। आई होप आप जरूर समझे होंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर है विलियम जेम्स। और अगर कहा जाए मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो इसके भी विलियम जेम्स ही हैं। और कहा जाए शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वो थॉर्नडाइक हैं। संरचनात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम वुंट हैं। ठीक है, और बाकी आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। कोई बात नहीं समझ आई होगी तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। और इस क्वेश्चन में आप कितना कर पा रहे थे ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे आपने कितना क्वेश्चन कर पाए, क्योंकि ज़बरदस्त लेवल का प्रश्न था। यह आपको निश्चित ही जो सीटेट की तैयारी कर रहा है वो मान कर चलो सुपर टेट में 110% काम करेगा ये, क्योंकि सीटेट ही सुपर टेट में शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, बाल मनोविज्ञान का आधार बनता है। 30 प्रश्न आपके पक्के हो जाते हैं सीटेट से ही। तो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तब भी फीटेट की तैयारी हो रही है, और सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो सुपर टेट की तैयारी आपकी हो रही है। बाकी आपको कोई चीज़ नहीं समझ